मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के जिज्ञासुओं व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। माँ शारदे को नमन व वंदन करती हुई शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अंतहीन आकाश में चतुर्दिक फैली चंद्र किरणों की धवल चांदनी आपके जीवन को अपने स्निग्ध प्रकाश से ज्योतित करे। शरद ऋतु की आहट दे रही शशि किरणों की यह मनहर शीतलता हम सबके स्वभाव का हिस्सा बने। शरद पूर्णिमा की अशेष स्वस्ति कामनाएं व हार्दिक शुभकामनाएं करती हुई मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। आज की कक्षा में हम रूप परिवर्तन के कारण और उसकी दिशाओं का अध्ययन करेंगे। रूप परिवर्तन किन कारणों की वजह से होता है? भाषा में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अधिकांश रूपों पर लागू होते हैं, किंतु कुछ अपवाद होते हैं जो इन बहुप्रचलित नियमों का उल्लंघन करते हैं। स्पष्ट ही है कि नियमित रूपों का स्मरण रखना तथा भाषा बोलते समय इनका प्रयोग करना सरल होता है। तो आइए आज हम रूप परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करें। रूप परिवर्तन के कारण में सर्वप्रथम नियमन की बात करते हैं कि नियम विरोधी रूपों का स्मरण रखना तथा यथा अवसर उनका प्रयोग करना कठिन होता है। इस कठिनाई से बचने के लिए हर भाषा भाषी का अंतर्मन जाने अनजाने अनियमित रूपों के स्थान पर नियमित रूपों का प्रयोग करना चाहता है। उदाहरण के लिए हिंदी में पुराने मानक रूप हुजिए तथा कीजिए हैं, किंतु ये अपवाद नियम विरोधी हैं। सामान्य नियम धातु में ई अय जोड़कर रूप बनाने का है, जैसे आइए, चलिए, बैठिए आदि। इसका परिणाम यह हुआ कि अब इस दिशा में नियमन हो गया है और हुजिए के स्थान पर होइए, कीजिए के स्थान पर करिए रूप प्रयुक्त होने लगे हैं। मर का मरा, चल का चला, बैठ का बैठा नियमित है, किंतु कर का किया अपवाद है। परिणामतः बहुत से लोग इसका नियमन कर से करा का प्रयोग करते हैं या कर जाते हैं या कर देते हैं। भारी, ताज़ा, खारी मानक हिंदी में अपरिवर्तनीय विशेषण हैं, किंतु अन्य इकारांत बड़ी, अच्छी, मीठी, लंबी आदि अथवा आकारांत बड़ा, अच्छा, मीठा, लंबा विशेषण परिवर्तनीय हैं। अतः उन्हीं के नियम के अनुसार कुछ लोग इनका भी रूप बदल देते हैं। खारा पानी होना चाहिए खारी पानी, ताज़ी खबर होना चाहिए ताज़ा खबर, भारा वदन होना चाहिए भारी वदन। पंजाबी लोग प्राय भारा वदन का प्रयोग करते हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक रचनाओं में चिड़िए का पंख तथा पाठशाला में जैसे प्रयोग होने चाहिए, चिड़िया का पंख तथा पाठशाला में। अकारांत पुल्लिंग जैसे घोड़ा, कमरा आदि के आधार पर गलत नियमन से ये चिड़िया और पाठशाला की अशुद्धि हुई होगी। यह नियमन साचर्य के आधार पर होता है। बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव। पहले कारण के रूप में नियम का प्रयोग किया। अब नियमन से प्राप्त सारे उदाहरण में प्रस्तुत कारण भी कार्य करता है। नियमन होता है भाषा के सामान्य नियम के अनुसार, किंतु इस नियमन होने में उस भाषा के बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव भी काम करता है। वस्तुतः नियमन और यह प्रभाव एक ही क्रिया के दो पक्ष हैं। इन्हें एक साथ भी रखा जा सकता है। कीजिए पद करिए बनकर आपकी रचना में नियमित हो गया तथा चलिए, पढ़िए, बैठिए, लिखिए जैसे सैकड़ों रूपों के प्रभाव से कर से कीजिए के स्थान पर करिए बन गया। कभी कभी एक अन्य रूप में भी प्रभाव काम करता है। संस्कृत में आकारांत शब्दों का प्रयोग
अन्यों की तुलना में बहुत अधिक था। इसका परिणाम यह हुआ कि परवर्ती भाषाओं में अन्य ध्वनियों से अंत होने वाले शब्दों के रूप भी अकारांत शब्दों की तरह बनने लगे। उदाहरण के लिए संस्कृत में संबंध एक वचन में पुत्र का पुत्रस, सर्व का सर्वस, अग्नि का अग्ने, वायु का वायु बनता है, किंतु प्राकृतों में संबंध एक वचन में रूप पुत्रस, सबस, अग्निस, बाउस मिलते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अग्गिस या बाउस रूप कहाँ से आए? अग्रह तथा वायु से ये विकसित नहीं हो सकते। स्पष्टतः बहुप्रयुक्त आकारांत शब्दों के प्रभाव के कारण ही इनके रूप परिवर्तित हुए। ऐसे ही बहुप्रयुक्त धातु भू के प्रभाव अन्य धातुओं की रूप रचना में पड़ा है। संबंध कारक के रूपों का प्रयोग कर्म, संप्रदान, करण, अपादान तथा अधिकरण से अधिक होता है। इसी कारण संबंध कारक के रूपों पर आधारित नए रूप मेरे को मुझे, तेरे को तुझे, तेरे से तुझसे, मेरे पर मुझ पर, तेरे में तुझ में चलने लगे हैं तथा मुझ तुझ वाले रूप लुप्त होते जा रहे हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण भी रूप परिवर्तन होता है। संयोगात्मक भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन के कारण जब विभक्तियाँ परिवर्तित होते होते लुप्त हो जाती हैं तो उसके स्थान पर नई भाषिक इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण नए रूप बन जाते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत के कारकी रूपों के साथ यही हुआ। धीरे धीरे विभक्तियाँ घिसते घिसते लुप्त हो गई हैं, अतः परसर्ग युक्त नए रूप प्रयोग में आए। रामः के स्थान पर राम ने, राम के स्थान पर राम को या रामस्य के स्थान पर राम का जैसे नए रूप इसी के परिणाम हैं। स्पष्टता। भाषा का प्रयोक्ता अपनी कोई बात कहने के लिए ही भाषा का प्रयोग करता है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक स्पष्ट हो, कहीं कोई अस्पष्टता न हो, ताकि उसकी बात ठीक से समझी जा सके। इसीलिए जब भी किसी रूप में स्पष्टता का अभाव होता है तो नए रूपों का प्रयोग शुरू हो जाता है। ऐसे नए रूप को पुराने रूप की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। हिंदी उर्दू में फ़ारसी के रूप चलते रहे हैं। दर हकीकत, दर असल, इधर जब से फ़ारसी का प्रचार समाप्त सा हुआ, दर यानी में शब्द लोगों को अस्पष्ट हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि दर हकीकत, दर असल रूप भी अस्पष्ट हो गए। परिणामतः अब नए रूप चल पड़े हैं, दर हकीकत में, दर असल में। ऐसे ही श्रेष्ठ का अर्थ है सबसे अच्छा, किंतु संस्कृत व्याकरण की जानकारी कम होने के साथ श्रेष्ठ शब्द अस्पष्ट हो गया और परिणामतः नए रूप उसके स्थान पर प्रयुक्त होने लगे। सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, इनमें पहले का प्रयोग तो महाभारत तक में मिला है। उत्तम से सर्वोत्तम में भी यही बात है। ध्वनि परिवर्तन से विभक्तियों के लुप्त होने पर भी अस्पष्टता का संकट उपस्थित हो जाता है। तब नए शब्दों की सहायता से नए रूप बनाकर अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाई जाती है। हम, तुम, वे, ये मूलतः बहुवचन हैं, किंतु आगे चल के हम, तुम का तो यूँ ही वे और ये का आदर के लिए एक वचन में प्रयोग होने लगा। इस प्रकार अस्पष्टता का संकट आया। हम आ रहे हैं, तुम जाओ, वे गए, ये सो रहे हैं जैसे प्रयोगों को एक वचन का समझा जाए या बहुवचन का। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए बहुवचन में नए रूप प्रयुक्त होने लगे। हम लोग, तुम लोग, ये लोग। अज्ञान। कुछ अस्पष्टताएँ अज्ञान के कारण होती हैं, अतः ऐसी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए जो नए रूप आते हैं उनके पीछे अज्ञान भी एक कारण के रूप में अवश्य काम करता है। दरअसल, दर हकीकत, श्रेष्ठ जैसे रूप उन्हीं लोगों के लिए अस्पष्ट रहे होंगे जिन्हें फारसी और संस्कृत का ज्ञान न रहा होगा। अर्थात हम लोग, तुम लोग, ये लोग जैसे रूपों की बात छोड़ दें तो निश्चय ही अज्ञान एक कारण के रूप में अस्पष्टता के साथ साथ रूप परिवर्तन में काम करता है। जेवरात, जवाहरात, कागजात बहुवचन है, किंतु जिन्हें उनका पता नहीं है वे बहुवचन में नए रूप जेवरात, जवाहरात, कागजातों का प्रयोग करते हैं। बेफजूल का प्रयोग कुछ अशिक्षितों तक ही सीमित है। इनके पीछे भी अज्ञान कारण हो सकता है। कुछ लोगों द्वारा प्रयुक्त कर्पणताई, कोमलताई, पांडित्यता भी अज्ञान के कारण बने हैं। इनका प्रयोग कृपणता, कोमलता, पांडित्य के स्थान पर हुआ है। बल देने के प्रयास में भी भाषा का प्रयोग नए रूपों को जन्म देता है। अनेक के स्थान पर अनेकों, खालिस के स्थान पर निखालिस, खाकर के स्थान पर खाकर के,
बल के ही परिणाम हैं। आवश्यकता होने पर भी कभी कभी रूप में परिवर्तन कर देते हैं, यद्यपि बहुत ही कम। हिंदी में मैं का बहुवचन हम तथा हम लोग होता है। मैंने अपनी एक कविता मैं का बहुवचन मैं वो बनाया है, क्योंकि वहाँ अपनी बात मैं और हम अथवा हम लोग से नहीं व्यक्त कर पा रहे। 4 मेयों के नीचे दबी यह मेरी लाश। नवीनता। साहित्यकार कभी कभी केवल नवीनता के लिए भी नए रूप बना लेते हैं। प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी का प्रयोग इसी प्रकार का है। स्वीकार किया के स्थान पर स्वीकारा, फिल्म बनाया के स्थान पर फिल्माया जैसे रूप सामान्य दृष्टि से रूप परिवर्तन के हैं। 2 रूपों के स्थान पर एक रूप होने के कारण परिवर्तन के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इधर नए कवियों ने इस प्रकार के सैकड़ों प्रयोग किए हैं। नोटा, हथियाया, लतियाया, गरियाया, जुतियाया, धकियाया आदि। कुछ रूपों के लोप से नए रूप उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार प्रतिस्थापन रूप में रूप परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में या धातु का भूतकालिक कृदंत का रूप था यात। हिंदी में या का जाता हुआ, किंतु यात से विकसित रूप लुप्त हो गया, अतः जाने का भूतकालिक कृदंती रूप गया मान लिया गया, जो वस्तुतः गम धातु के भूतकालिक कृदंती रूप गत से विकसित है। इसी प्रकार अंग्रेजी में गो का भूतकाल वेंट है, जो मूलतः वेंड का भूतकाल है। हिंदी में तत्सम शब्द इंद्रिय है, जिसका मूल रूप बहुवचन इंद्रिय बनेगा। मध्यकाल में इंद्रिय शब्द चलता था, जिसका मूल रूप बहुवचन इंद्रियों बनता था। अब इंद्रिय का लोप हो गया और इंद्रियों को ही इंद्रिय का मूल रूप बहुवचन मान लिया गया है, जो वस्तुतः है नहीं, न ही नियमानुसार हो सकता है। रूप परिवर्तन निम्नलिखित दिशाओं में होता है, जैसे पुराने संबंध तत्व का लोप और नए का प्रयोग। ध्वनि परिवर्तन से प्राय पुराने संबंध तत्व जब लुप्त हो जाते हैं तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नए संबंध तत्व जोड़े जाने लगते हैं और इस प्रकार परिवर्तित रूप प्रयोग में आने लगता है। जैसे संस्कृत राम है, रामम, रामस्य, रामे आदि के स्थान पर आज राम ने राम को, राम का राम में आदि का प्रयोग इसी का उदाहरण है। सादृश्य के कारण नए संबंध तत्व के साथ नए रूप। संस्कृत अग्नि का अज्ञे होना चाहिए था, किंतु प्राकृत में मिलता है अग्गिरस। स्पष्ट ही अकारांत शब्दों का प्रत्यय स सादृश्य के कारण आ गया है। इस प्रकार संस्कृत वायु का प्राकृत वायुस्य भी चला पड़ा आदि के सादृश्य पर क्रिया के स्थान पर करा अथवा चलिए पढ़िए आदि के सादृश्य पर कीजिए के स्थान पर करिए अन्य उदाहरण है। अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग, अर्थात एक प्रत्यय के रहते दूसरे का प्रयोग। जवारात, जवारातों। यहाँ बहुवचन प्रत्यय आत के रहते ओ भी प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही जेवरातों, कागजातों, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम या सर्वोत्तम में अतिरिक्त प्रत्यय नहीं है, अपितु उसी अर्थ का अतिरिक्त शब्द सर्व आ गया है। अनेकों में ओ प्रत्यय अतिरिक्त है, जो वस्तुतः वही काम कर रहा है जो आत। दर असल में या दर भी अतिरिक्त है। अतिरिक्त शब्द प्रयोग। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम ऐसे ही तमबोधक रूप है, जिसका उल्लेख तीसरे में किया जा चुका है। गलत प्रत्यय का प्रयोग। इंद्रिय के स्थान पर इंद्रियां, रूप इसी प्रकार का है। ऐसा सादृश्य के कारण नहीं हुआ है। इंद्रिय शब्द का प्रयोग लुप्त हो गया। दूसरी ओर इंद्रिय का, अतः इंद्रिय इंद्रियां को संबद्ध मान लिया गया। नया प्रत्यय। प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी। पहले प्रभावशाली ही चलता था। आधा पुराना प्रत्यय, आधा नया। छठा के स्थान पर छठवां में 6 मूल शब्द हैं। 6 छठा का पुराना प्रत्यय है वा। 5वां, 7वां आदि सादृश्य के आधार पर आधा नया प्रत्यय है। मूल में परिवर्तन, इससे भी रूप परिवर्तन होता है। मुझको के स्थान पर मेरे को अथवा तुझको के स्थान पर तेरे को में प्रत्यय वही है, केवल मूल बदल गया है। मूल और प्रत्यय दोनों का परिवर्तन ऐसा कम होता है। अंग्रेजी में जियो, गो का भूतकाल वेंट इसी प्रकार का है, WENT। इस तरह से रूप परिवर्तन किन वजह से होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, इसका अध्ययन करते हुए अभी हम जानते हैं कि रूपिम विज्ञान या रूपग्राम विज्ञान क्या है। तो रूपिम विज्ञान भाषाओं का रूपिमिक अध्ययन रूप विज्ञान का एक प्रमुख अंग है।
इसमें किसी भाषा के रूपों का अध्ययन विश्लेषण करके उनके अर्थ, वितरण आदि के आधार पर रूपग्राम एवं उपरूप अथवा संरूप का निर्धारण किया जाता है। साथ ही दो या अधिक रूपिमों के योग से जब किसी संयुक्त रूपिम या मिश्रित रूपिम का निर्माण होता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि योग के पूर्व की तुलना में उसमें कोई धनात्मक परिवर्तन तो नहीं आया, और यदि आया है तो उसका आधार क्या है। रूपिम या रूपग्राम। रूप या पद वे अवयव या घटक हैं जिनसे वाक्य बनता है। उसके रसोई घर में सफाई होगी वाक्य में 5 पद या रूप हैं जिन्हें सामान्य भाषा में शब्द कहते हैं। इन रूपों में सभी एक प्रकार के नहीं हैं। कुछ तो छोटे से छोटे टुकड़े हैं, उन्हें और छोटे खंडों में नहीं विभाजित किया जा सकता है जैसे में। कुछ को छोटे खंडों में बांटा जा सकता है जैसे रसोई घर को रसोई और घर में। यदि घर को और छोटे टुकड़ों में बांटना चाहें तो घ और र कर सकते हैं। यद्यपि इनमें न तो घ का कोई अर्थ है न ही र का, इसीलिए ये दोनों खंड तो हैं किंतु सार्थक नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई को रूपग्राम या रूपिम कहते हैं। इसका आशय यह है कि उपर्युक्त वाक्य में उस के रसोई घर में साफ, ई, हो, ग और ई ये 10 रूपिम हैं। तो रूपिम के आधार पर 2 प्रकार से भेद हो सकते हैं। रचना और प्रयोग की दृष्टि से रूपग्राम 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम। लेकिन अर्थ और कार्य के आधार पर रूपिम के 2 भेद होते हैं, अर्थदर्शी रूपिम और संबंधदर्शी रूपिम। उपरूप या समरूप। कई रूपिमों का एक अर्थ होता है। अंग्रेजी से उदाहरण ले तो संज्ञा शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए स जैसे हेड्स, कैट्स, बुक्स, टॉप्स आदि। इनके लिए ऑक्सन, चिल्ड्रन। शून्य रूपिम या संबंध तत्व जैसे बहुवचन शिप का प्रयोग होता है। इसका आशय यह है कि स, ज, इज, इन, ऋण शून्य रूपिम बहुवचन बनाने वाले रूपिम हैं। इनका अर्थ एक है, इसलिए संभावना यह हो सकती है कि यह अलग अलग रूपिम न होकर एक ही रूपग्राम के अंग या विभिन्न रूप हों। जिन 2 या 2 से अधिक समानार्थी रूपों के एक रूपिम के अंग होने का संदेह होता है उन्हें सदिग्ध समूह, सदिग्ध युग्म कहते हैं। लेकिन केवल सदिग्ध समूह या सदिग्ध युग्म होने के आधार पर ही उन्हें एक रूपिम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। संदेह मिटाने के लिए देखना पड़ता है कि ये रूपी परिपूरक वितरण में है या नहीं। इसका अर्थ यह है कि जिन धनात्मक या रूपात्मक परिस्थितियों में एक रूप का प्रयोग होता है दूसरों का भी उन्हीं में होता है, या सबका अलग अलग। यदि सबका एक ही परिस्थितियों में प्रयोग होता है तो इसका आशय यह है कि उनका आपस में विरोध है, एक के स्थान पर दूसरा भी आ जाता है। यदि ऐसा है तो उन्हें एक रूपिम का अंग, जिन्हें उपरूप या संरूप कहते हैं, नहीं माना जा सकता। वे सभी अलग अलग रूपिम हैं। किंतु यदि परिपूरक वितरण में है या वितरण प्रयोग की दृष्टि से सभी का स्थान अलग अलग बटा है, जहाँ एक आता है दूसरा नहीं, दूसरा आता है तीसरा नहीं, तो इसका आशय यह है कि उनका आपस में विरोध नहीं है। ऐसी स्थिति में वो सभी एक ही रूपिम के उपरूप हैं। ऊपर के उदाहरण में जब हम स, ज, इज, इन, ऋण शून्य रूपिम के वितरण का विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि स तो ऐसे शब्दों के अंत में आ रहा है जिनके अंत में स, श के अतिरिक्त और कोई अघोष व्यंजन हो। ज ऐसे शब्दों के अंत में आता है जिसके अंत में ज को छोड़ के कोई घोष व्यंजन या कोई स्वर हो। इज ऐसे शब्दों के अंत में आता है जिसके अंत में स, ज या श ध्वनि हो। इन केवल ऑक्स, ब्रदर आदि कुछ निश्चित शब्दों या रूपों के अंत में आता है। इसी प्रकार ऋण चाइल्ड के साथ और शून्य रूपिम भी केवल डियर, शिप, कार्ड आदि कुछ निश्चित शब्दों के साथ ही आता है। इसका आशय यह है कि विरोधी नहीं है, इनका वितरण परिपूरक है। विशिष्ट परिस्थितियों में एक आता है, उसमें दूसरा नहीं आता, अतएव इन्हें एक ही रूपिम के संरूप माना जा सकता है। निष्कर्ष ये निकला कि यदि कई रूप समानार्थी हों, एक प्रकार की रचना में आए, परिपूरक वितरण में हों तथा सबके आने की स्थिति निश्चित रूप से अलग अलग हो, विरोध न हो, या एक ही स्थिति में एक से अधिक न आते हों,
तो उन सबको एक ही रूपिम के उपरूप माना जाता है। उन्हीं उपरूपों में एक को जो प्राय अधिक प्रयुक्त हो या जिसे मूल आधार मानकर ध्वन्यात्मक दृष्टि से अन्य को स्पष्ट किया जा सके, रूपिम की संज्ञा दे दी जाती है। उपयुक्त बहुवचन के प्रत्ययों में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी में संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाने में ज रूपिम का प्रयोग होता है। रूप स्वनिम विज्ञान के अंतर्गत मॉर्फोनिमिक्स या रूप स्वनिम विज्ञान रूप विज्ञान की ही शाखा है। इसमें उन ध्वन्यात्मक स्वनिमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो दो या अधिक रूपों या रूपिम के मिलने पर दृष्टिगत होते हैं। यानी ये रूप विज्ञान की वो शाखा है जिससे रूपिम के उन ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो वाक्य, फ्रेज, रूप या शब्द के स्तर पर दो या अधिक रूपिम के एक साथ आने पर घटित होते हैं। उदाहरण के लिए बुक और ज अंग्रेजी के दो रूपिम हैं। दोनों के मिलने पर सामान्यतः रूप होना चाहिए बुक्स, लेकिन होता है बुक्स। इसे रूप स्वनिमिक परिवर्तन कहेंगे। ये परिवर्तन क के अघोष होने से ज का अघोष तथा स हो जाना, इस प्रकार परिवर्तन का अध्ययन रूप स्वनिम विज्ञान में होता है। कहना न होगा कि इस रूप में रूप स्वनिम विज्ञान प्राचीन भारतीय पारिभाषिक शब्द संधि के निकट है, किंतु वस्तु संधि में प्राय केवल उन परिवर्तनों को लिया जाता है जो दो मिलने वाले शब्दों या रूपों के एक के अंत्य या दूसरे के प्रारंभ या दोनों घटित होते हैं। लेकिन रूप स्वनिम विज्ञान में इसके साथ अन्य स्थानों वाले आने वाले परिवर्तन भी लिए जाते हैं, जैसे घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़, ठाकुर प्लस आई ठकुराई, बूढ़ा प्लस ओती बुढ़ोती। इन सभी में हर दो के बीच में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन साथ ही अन्य स्थानों में भी परिवर्तन हो गए हैं। इन सारे परिवर्तनों का अध्ययन रूप स्वनिम विज्ञान में होता है। इस प्रकार ये संधि से अधिक व्यापक और संधि इसका एक अंग होता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान क्षेत्र में भी संधि का प्रयोग रूप स्वनिम विज्ञान के लिए ही हो रहा है। तो रूप स्वनिमिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य और अभ्यंतर तो स्थान की दृष्टि से परिवर्तन है, लेकिन रूप की दृष्टि से समीकरण, पूर्ण समीकरण, अपूर्ण समीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अल्पप्राणीकरण, आगम, विपर्यय, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण, विषमीकरण आदि परिवर्तन भी मिलते हैं। इस तरह से रूप स्वनिम विज्ञान ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ऐतिहासिक और रूप स्वनिमिक। तो ऐतिहासिक उसे कहते हैं जो धीरे धीरे समय बीतने के साथ विकसित हुआ है, और रूप स्वनिमिक उसे कहते हैं जो एक से अधिक रूपों के साथ आते मुख्यतः उच्चारण सुविधा के कारण तुरंत घटित हो जाए। उदाहरण के लिए कर्म का प्राकृत कम हो गया, ये समीकरण ऐतिहासिक ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण है। तो मार प्लस डाला का माडला या दूध प्लस दो का दुद्धो स्वनिमिक का। साथ ही रूप स्वनिमिक परिवर्तन रूपमों के मिलने या विशिष्ट स्थान पर आने से संबंध रखता है, जबकि ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए ऐसा बंधन नहीं है। विषय की दृष्टि से रूप स्वनिम विज्ञान ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत रखा जा सकता है। यूँ रूपों से संबंध होने के कारण लोग इसे रूप विज्ञान में भी प्राय रख देते हैं। धन्यवाद।